हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो आर्टिकल 15 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आर्टिकल 15 जो है वो है क्या, वो किसके बारे में है, उसमें क्या दिया गया है और वो किस पे लागू होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15, ये तो अपन पहले देख चुके कि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है कि जो भी व्यक्ति है जो भारत के संविधान में किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी राज्य के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, राज्य के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मतलब कि राज्य उसके ऊपर किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कोई भी रूल नहीं लगा सकता, उससे बचाव के लिए कुछ मूल अधिकार दिए हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसमें आर्टिकल 15 जो है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आर्टिकल 15 जो है उसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि अनुच्छेद 15 जो है उसमें ये दिया गया है कि राज्य, पहला तो ये सिर्फ राज्य के लिए है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट, किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। मतलब इसमें जो 2 वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा ही फोकस करके उनको अंडरलाइन किया गया, केवल और विभेद। अब ये है कि किस किस के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे, ये 5 पॉइंट हैं। और कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य यानी गवर्नमेंट नहीं करेगी। लेकिन इसमें लिखा हुआ केवल, विभेद तो समझ आ गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन केवल लिखा हुआ यानी ये जो 5 पॉइंट हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, सिर्फ इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इनके अलावा किसी और चीज़ के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका फर्स्ट ये पॉइंट है। अब इसमें आगे लिखा है कि इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। अब इसमें यह है कि विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में रहना न है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया इसका मतलब। और केवल का अभिप्राय है कि केवल का मतलब है कि इन सिर्फ 5 चीज़ों पे, कौन कौन सी? धर्म, जाति और वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता। बाकी इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पे भेदभाव हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें, ये तो हो गया आर्टिकल 15 का पार्ट 1। आर्टिकल 15 पार्ट 1। आर्टिकल 15 में 5 पार्ट हैं। अब 15 में पार्ट 2 है, वो है इंडिविजुअल के लिए, पब्लिक के लिए, कि ये तो गवर्नमेंट होगी कि गवर्नमेंट इस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करा। अब पार्ट 2 जो है उसमें है कि कोई भी नागरिक, कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, वो गवर्नमेंट में नहीं हो जो, वो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म आधार, ये इसके आधार पर, किसी भी आधार पर, फर्स्ट दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटल में और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में, मतलब कोई शॉप हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या और कहीं भी म्यूज़िक या कोई भी आर्ट गैलरी कुछ भी हो, ऐसी जगह पे कोई नॉर्मल इंसान भी है, वो भी दूसरे के अगेंस्ट क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, इन 5 पॉइंट के बेस्ड पे। ओके। दूसरा है, इसी में दूसरा भी है कि ये जो 5 पॉइंट हैं उसके आधार पे ये जो जगह बताई कि दुकानों में, भोजनालयों में, होटल में, इन सब पे भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है कि किस थोड़ा बहुत या उससे ज़्यादा या कोई भी ऐसी कोई जगह जो साधारण जनता के लिए बनी हो, जो पब्लिक सर्विस के लिए हो, या राज्य ने उसको थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगाया हो या पूरा उसमें लगाया हो, मतलब अगर राज्य का उसमें पैसा है थोड़ा बहुत भी, उस जगह पे, जैसे कुएं हैं, तालाब हैं या कोई घाट है, ऐसी कोई जगह है, वहाँ पे कोई भी बाकी इंसान जो हैं वो उसके बाकी लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, गवर्नमेंट की जगह। अब किसी का पर्सनल कुआं है तो वहाँ पे भेदभाव कर सकता है वो, किसी का पर्सनल तालाब तो नहीं हो सकता, चलो कोई और ऐसी जगह जो पर्सनल है वहाँ पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया वहाँ पे भेदभाव नहीं हो सकता। इसका जो इसमें जो अपने ये जो सेकंड वाले में तो लिखा कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, कितना भी पैसा लगाए, थोड़ा हो या कैसा भी हो। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो इसने लिखा शॉप में, फिर इसने लिखा होटल में या फिर रेस्टोरेंट्स में या ऐसी कोई जगह। अब इसके साथ अगर देखा जाए तो जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी ने भेदभाव कर दिया तो
वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हॉस्पिटल बनता है तो उसको जिस बेस्ड पे उसको लाइसेंस मिलता है वो एक पब्लिक के लिए, पब्लिक फिगर के लिए मिलता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी बन रही है या जो चीज़ बन रही है वो सार्वजनिक सेवा के लिए है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें मैं किसी और को धर्म के आधार पे भेदभाव, कि मैं तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर धर्म को ही इसके अंदर इलाज करवाने दूंगा, या एक पर्टिकुलर जाति या किसी भी जन्म स्थान वहीं के लोगों के लिए है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने खुद का पैसा लगाया है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। अगर वो जो जगह है, अगर उसका कार्य करने का तरीका पब्लिक है या सार्वजनिक है, तो भी वो जगह इसके जो आर्टिकल 15 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंडर आती है कि उसमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 2 जो 15 है उसके 2 पार्ट हो गए, पार्ट 2 है। अब है इसके अंदर आगे है कि यह प्रावधान राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब ना तो स्टेट कर सकता है, ना तो स्टेट कर सकता है या फिर कोई, ना फिर कॉमन मैन कर सकता है। तो ये हो गया इसके अंदर, ये 2 हो गया आर्टिकल 15 में पार्ट 1 और पार्ट 2। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में ये है, अब ये जो पार्ट 2 वाला जो है ये कब हुआ, पार्ट 2 का हाँ पार्ट 2 वाला हुआ ये अमेंडमेंट के बाद आया था। जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, संविधान का संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो तब ये इसके लिए बना था। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा क्या संसद में बहुत ज़्यादा हड़कंप हुआ था और उसके बाद ये पता चला कि क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, तो किस बेस पे किया जा सकता है। फिर इसके ऊपर अलग अलग केसेस आए हैं, वो अपन आगे वाले चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। अभी इसका पार्ट 3 देखते हैं, आर्टिकल 15 का पार्ट 3। इसमें है कि राज्य को इस बात की परमिशन होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था कर दे, जैसे स्थानीय निकाय है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण कर दे, या बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो उसकी व्यवस्था कर दे। पर अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो एक जाति या लिंग के आधार पे भेदभाव है, कि महिलाएं हैं तो लिंग के आधार पे भेदभाव हो गया है, बच्चे हैं। उसमें राज्य को ये छूट दी गई है कि वो ऐसे कार्य कर सकता है। वो वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर के लिए किया जा रहा है कार्य, इसलिए। फिर इसमें आर्टिकल 15 है उसका पार्ट 4 है। आर्टिकल 15 का पार्ट 4 ये है कि राज्य को इस बात की भी अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विकास के लिए कोई भी विशेष उपबंध करे। यानी कौन कौन से फैक्टर में, सोशियो और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल। अब ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग ऐसे बोलते थे कि गरीबों के लिए है, तो वो गरीबों के लिए नहीं होता, इकोनॉमिकली नहीं किया जाता। ये सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। इस वजह से ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है। ये आर्टिकल 15 के पार्ट 4 में लिखा हुआ है। वो किस बेसिस पे किया जाता है, सोशियो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, कि इतने सालों से इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई हैं या मतलब दबाव हुआ है इनका, इनको गलत तरीके से काम में लिया गया है, इस तरीके से सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं इसलिए, ना कि इकोनॉमिकली या फिर गरीब होते हैं इसलिए। उनको ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई भी शैक्षणिक जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें शुल्क की भी छूट मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आर्टिकल 15 जो है उसका पार्ट 5 ये है, वो 2005 में आया। इसमें ये है कि राज्य सरकार जो है, राज्य या फिर जो राज्य जो है उसको ये परमिशन है कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकती है। मतलब उनको आरक्षण दे सकती है, जैसे ओबीसी के लिए 27% है और इस तरीके से। और ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त यानी गवर्नमेंट, या निजी यानी प्राइवेट, और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कोई भी हो सकते हैं। उनके लिए ये किसी भी प्रकार के अगर कोई भी गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्था है तो उनके लिए ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कर सकते हैं। अब जब ऐसा हुआ तो माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल, जब अपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे कि अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए खुद संस्थाएं खोल सकते हैं और उन पर एजुकेशन चला सकते हैं, तब माइनॉरिटीज़ ने ऐसा कहा कि ये हमारे ऊपर लागू नहीं है।
तब फिर उसके ऊपर एक केस चला था जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके, तो वो भी अपन आगे वाले जब संस्कृति और धर्म के ऊपर आएगा तब ये इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें दे दिया कि 2005 में आया, और 93rd जो था अमेंडमेंट था, 93rd अमेंडमेंट 2005 में, इसके अंदर आया कि इसमें यह आया कि केंद्र सरकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान जो हैं, सेंट्रल के जो हैं, उनमें प्रवेश में आरक्षण के लिए अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों यानी IIT और IIM इनमें क्या किया, सीटें आरक्षित की गई। और अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मोहर लगा दी। मतलब 2006 में रूल आया, 2006 में रूल आया क्या, केंद्रीय सेंट्रल एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और प्रवेश में आरक्षण अधिनियम एक्ट 2006। अब इसको फिर ये एक्ट आया और इसके बाद 2008 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बता दिया, वैध बना दिया। अब लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको लीगल बताया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि जब ये लीगल बताया तो ओबीसी के जो कुछ लोग, ओबीसी के जो सब लोग हैं वो सारे ऐसे नहीं हैं कि जिनको सोशली बैकवर्ड हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो जब भी इनके लिए 27% की जो आरक्षण है उसका आप लागू करें, तब उनको क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर, वो आप अप्लाई कीजिए। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर मलाई होती है, मतलब ये हुआ कि दूध के ऊपर मलाई है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो ओबीसी में लेकिन वो ऊपर की कास्ट में है, ये मतलब ऊपर की कास्ट में क्या, एजुकेशनली और सोशली बहुत ऊपर हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो अब जब उनको आरक्षण दे दिया जाएगा तो बाकी लोगों को उतना सही से आरक्षण नहीं मिल पाएगा ना, कि वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं और वो एजुकेशनली भी फिर अच्छे होंगे, जो सोशली अच्छे हैं या एजुकेशनली अच्छे हैं तो फिर उनके पास पैसा भी होगा, तो वो एजुकेशन वैसे सही कर लेंगे। तो फिर क्या है, उसको फिर क्रीमी लेयर के अंडर ला के आना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी सही हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बाकी जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो जिनके पास सही संसाधन नहीं है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब क्रीमी लेयर में कौन कौन से आते हैं, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनमें जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, या यूपीएससी है उसके अध्यक्ष हैं, या राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, स्टेट पीएससी है उसके अध्यक्ष हो गए, या फिर उसके सदस्य हो गए, या इलेक्शन कमीशन के आयुक्त हो गए, और कैग हो गया, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ये हो गया। ये जितने भी जो लोग हैं उन सबको क्या क्रीमी लेयर के अंडर लेंगे। कौन कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, फिर है यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, फिर है इलेक्शन कमीशन और कैग, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके लोग। ये जो सारे जो वैधानिक पोस्ट जो हैं, वैधानिक मतलब ये जितनी भी पोस्ट जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं। इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैग का क्या कार्य है, उसको किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा, उसको हटाया कैसे जा सकता है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से प्रेसिडेंट के बारे में भी है। मतलब जो जिन जिन लोगों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है वो सारे संवैधानिक पद होते हैं, संविधान में अगर लिखा हुआ हो तो। फिर अगला है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सेंट्रल की और स्टेट की, अगर इन सेवाओं के अंदर जो भी लोग हैं उन सबको भी क्या किया जाएगा, इसके अंदर वो नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर के अंडर आएंगे वो। अब उसमें चाहे वो बैंक हो, फिर इसके अंदर सार्वजनिक में बैंक भी हो सकते हैं, बीमा कंपनियां जैसे LIC वगैरह हो गई, LIC तो जीवन बीमा है, फिर जैसे अपने सामान से रिलेटेड जो बीमा होते हैं वो भी हो सकता है, और कोई अगर कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें कुछ बड़े अधिकारी हैं जैसे प्रिंसिपल हो गया, बड़े पोस्ट पे कुछ हो गया, तो इस तरीके से। या फिर अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर उसमें भी कोई अच्छी पोस्ट पे है तो भी उसको क्रीमी लेयर के अंडर ही होगा। फिर अगर जैसे मान लीजिए कि सेना में कर्नल है या उससे ऊपर के कोई रैंक है, और नेवी में कोई हो, एयरफोर्स में हो, या अर्धसैनिक बलों में कोई हो, ऐसी कोई अच्छी पोस्ट पे हो, इससे रिलेटेड, इससे ऊपर कर्नल के बराबर की रैंक से हो,
कर्नल से ऊपर की रैंक या कर्नल के बराबर की रैंक, तो उन लोगों को भी क्रीमी लेयर के अंदर। फिर डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, कोई राइटर हो, एडवाइज़र हो, तो ये सारे पैसे के अंदर जो भी लोग आते हैं वो। अब व्यापार में, वाणिज्य में या उद्योग, ऐसी चीज़ें जो हैं उनके अंदर लगे हुए व्यक्ति, और शहरों में जिनके पास मकान हैं, यानी सिटी में अगर जिनके पास मकान है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। फिर अगर गाँव में अगर किसी के पास स्पेशल एरिया तक ज़मीन है, जैसे कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि 10 हेक्टर कर दिया, 10 हेक्टर कर दिया, तो अगर उससे अधिक ज़मीन है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगी, या उससे कम है तो वो नहीं आएंगी। उसमें फिर ऐसा बंजर ज़मीन हो या फिर वो कृषि योग्य हो, कुछ भी हो, बस ज़मीन होनी चाहिए और उसके नाम होनी चाहिए। और एक ये किया कि उससे पहले जब ये स्टार्टिंग में हुआ था तो ये था कि 4.5 लाख से ज़्यादा इनकम अगर किसी की है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, लेकिन अभी के लिए है 6 लाख, 2013 में किया गया, और अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने 8 लाख कर दिया। तो 8 लाख से ज़्यादा अगर किसी के पास पैसा है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा। तो ये पूरा था आर्टिकल 15। इसके अंदर अपन ने देखा कि राज्य के ऊपर क्या क्या कार्य हैं, कि राज्य किस किस तरीके से भेदभाव नहीं करेगा और किस किस तरीके से भेदभाव कर सकता है, और जो नॉर्मल पीपल हैं वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, और किस किस तरीके से, मतलब वो तो कर ही नहीं सकते बट किस किस जगह पे कर नहीं सकते, और ये सब। फिर राज्य कहाँ कर सकता है ये सब बताया, और किस बेसिस पे कर सकता है, सोशो और इकोनॉमिकली जैसे कर सकते हैं, सोशल एजुकेशनली कर सकता है, और कहीं पे फीमेल्स के लिए कर सकता है, चाइल्ड्स के लिए कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर फिर क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है ये सब अपन ने देखा। आज इस वाला जो वीडियो है इसमें बस इतना ही। आगे वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर आर्टिकल 16 अपन देखेंगे।